आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे FY24 में 8.2% की जो जीडीपी ग्रोथ हुई है चुनाव के रिजल्ट से जस्ट पहले, ये मोदी सरकार के लिए कितनी कुछ बेनिफिशियल साबित हो सकती है। और इसी के साथ साथ देश का जो एक बाजार में चल रहा है जीडीपी ग्रोथ के बाद ये कितना तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। इन तमाम बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपको बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे मेरा पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले FY24 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ जो सामने आई है, इससे मोदी सरकार को कितना कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर दोबारा उनकी सरकार आती है तो उनके लिए कितना कॉन्फिडेंशियल साबित हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि पिछला जो Q3 में भी रेट ऑफ ग्रोथ काफी तेज था, तो इसलिए उसी समय लग रहा था कि अभी साल के लिए रेट ऑफ ग्रोथ जो आएगा वो 8% के आसपास ही आएगा। पहले कहा जा रहा था कि 6.5, 7, 7.25 ऐसे बात की जा रही थी, तो पहले ही लग गया था। और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने भी कहा था कि 8% की ग्रोथ रेट आने की संभावना है। तो ये दिखा रहा है कि इस समय ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है, लेकिन इसके पीछे 2-3 चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमारा जो कंजम्पशन है अर्थव्यवस्था में, उसका शेयर बराबर गिरता चला जा रहा है। अब जब कंजम्पशन का शेयर गिरता है तो उसकी वजह से आगे आने वाले समय में फिर जो अर्थव्यवस्था में गिरावट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कंजम्पशन का शेयर गिरेगा तो इसका मतलब है डिमांड कम है। जब डिमांड कम होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो अभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अगले आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इसलिए एक खतरे की घंटी है जो हम लोग कई क्वार्टर से कह रहे हैं कि कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। उसके पीछे वजह ये है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें परेशानी है। तो ये 2 चीजें दिखा रहा है कि कंजम्पशन नहीं बढ़ने का, कि एक तो जो गरीब है उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, जो वेल ऑफ सेगमेंट है, जो संगठित क्षेत्र है, वहां पे बढ़त है। तो अगर हम उसके लिए करेक्ट करते हैं तो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ फिर 8% नहीं निकलेगी। और जब तक कि हम असंगठित क्षेत्र को आगे लेके नहीं चलेंगे तब तक हमारा स्टेबल ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए एक कॉशन है। दूसरी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग तो तेजी पे है, लेकिन कृषि गिरावट पे। कृषि की रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गई है। अब कृषि में 46% लोग काम करते हैं, तो वहां पे अगर गिरावट रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रही है तो उसके असर ये होगा कि वहां पे आमदनी नहीं बढ़ेगी ठीक से, और यही इसलिए कंजम्पशन कम है। तो 2 हमारे क्रिटिकल सेक्टर है जहां पे कि रोजगार ज्यादा होता है। एक तो माइक्रो सेक्टर होता है और एक जो कृषि होता है। जब इन दोनों में बढ़त नहीं होगी या बढ़त कम हो जाएगी तो उसका असर हमारे ओवरऑल अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। हमने पहले भी देखा था पैंडेमिक के पहले कि 8 क्वार्टर तक बराबर 8% से रेट ऑफ ग्रोथ गिर के 3.1% रह गया। तो वही संभावना अभी भी नजर आती है। तो इसलिए अभी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो परेशानियां हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम इतना श्योर नहीं हो सकते कि आगे भी इसी तरह का परफॉर्मेंस चलता रहेगा। संगठित क्षेत्र का तो परफॉर्मेंस चलता रहेगा, लेकिन कृषि है, फिर जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसका, और असंगठित क्षेत्र के आंकड़े इसमें आते नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते तो उसका एक परेशानी है। फिर एक और तीसरी बात है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी जो डेटा होता है जिसके आधार पे हम क्वार्टरली आकलन करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा भी दिखा रहा है कि कई सेक्टर में एक्चुअली ग्रोथ कम हो गई है। तो ये भी एक मतलब परेशानी का वो है कि काफी सारे सेक्टर्स में जिनका हाई फ्रीक्वेंसी डेटा लिया जाता है वहां पे ग्रोथ कम है। तो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा भी जो ज्यादातर है वो संगठित क्षेत्र का होता है, असंगठित क्षेत्र का बहुत कम डेटा होता है हाई फ्रीक्वेंसी में। तो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा भी दिखा रहा है कि संगठित क्षेत्र में भी संभवतः रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाए। फिर हमारे जो 3 सेक्टर हुए, एक प्राइमरी सेक्टर हुआ, एक सेकेंडरी सेक्टर हुआ, एक टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब आता है, इसमें तो बढ़त अच्छी हुई है। लेकिन जो टर्शियरी सेक्टर है जो हमारे देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, वहां पे रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया है। तो वो भी एक मतलब संभावना दिखाता है कि आगे आने वाले समय में रेट ऑफ ग्रोथ कहीं और न कम हो जाए। क्योंकि हुआ क्या था कि पिछले साल जो सेकेंडरी सेक्टर था वहां पे रेट ऑफ ग्रोथ कम थी और जो टर्शियरी सेक्टर था उसमें रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा थी।
तो क्योंकि लो बेस था हमारे सेकेंडरी सेक्टर का, तो इस बार ज्यादा बढ़ा दिख रहा है। उस समय क्योंकि टर्शरी सेक्टर में रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा थी, तो अब कम दिख रहा है। तो ये एक तरह से जो पैंडेमिक के बाद का एक इवनिंग आउट हो रहा है कि टर्शरी सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था हमारे पैंडेमिक का। वो जब उछाल पे आए तो रेट ऑफ ग्रोथ तेजी से बढ़ गया। अब जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ पे आ रहा है, तो इसलिए जो टर्शरी सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर है अर्थव्यवस्था का, तो वहां पे अब थोड़ा सा लग रहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ कम है। जी प्रोफेसर अंकुर, मैं आपके पास थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ पर अक्सर हम बात करते हैं तो उसमें इंडस्ट्री की बात होती है, कंस्ट्रक्शन की बात होती है, या फिर एग्रीकल्चर की बात होती है, जिसको हम अक्सर देखते भी आए हैं। लेकिन इसमें जो भारत में जो निवेश जो दूसरे देशों से आ रहा है, इसका क्या कुछ रोल होता है? देखिए, जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक हिस्सा तो बाहर से आता है और एक हिस्सा अपना खुद का देश का होता है। तो जो बाहर से आता है वो तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का 5-6% ही होता है। उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है छोटे समय के लिए, वो स्पेकुलेशन करता है, वो स्टॉक मार्केट में जो फायदा उठाने के लिए आता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो गिर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वहां पे भी जब कोई ज्यादा खास बढ़त नहीं है, बल्कि थोड़ी गिरावट ही है। तो जो विदेश से जो कैपिटल आ रहा है वो तो इस समय थोड़ा कम हो रहा है, और जो हमारा इंटरनल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बढ़ा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा गिर जाएगा तो फिर वो भी गिर जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो अभी तो सरकार के इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि सरकार ने बजट में अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाया है, तो उसकी वजह से कुछ सेक्टर में बढ़त है, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, क्योंकि बड़े बड़े हाईवेज हुए, बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर वगैरह हुए, उनमें सीमेंट स्टील वगैरह का भी लगता है। तो इन सेक्टर में तो कुछ बेहतरी होगी। पर लेकिन जो कंज्यूमर गुड सेक्टर है, जो इस तरह के जो सेक्टर है, वहां पे गिरावट रहेगी जब तक कि अर्थव्यवस्था में जो गरीब के हाथ में और ज्यादा परचेजिंग पावर नहीं आती है। तो जो माइक्रो सेक्टर है, जो कृषि है, उसमें जब ज्यादा परचेजिंग पावर आएगी तब जो है हमारा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट और तेज होगा। अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी उस लेवल पे नहीं आ रहा है जिस लेवल पे उसको आना चाहिए। तो 2012-13 में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 36-37% पे था, वो बीच में गिर के 28-30% तक भी पहुंच गया था। अभी वो फिर जो 32% के आसपास है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं आया जैसे कि 2012-13 में था। उसके लिए हमें डिमांड जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो सरकार जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो कैपिटल इंटेंसिव एरियाज में कर रही है, पर लेबर इंटेंसिव एरियाज में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स हो गए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है और फिर गरीबों के हाथ में पैसा भी जाता है। तो वो जो वहां पे जो है ना प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटाइज करना ज्यादा जरूरी है। जी प्रोफेसर अंकुर, हमने बात करी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर विभाग का इनका ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके उल्टा कभी हम वर्तमान की बात करते हैं तो देश में जो गर्मी है वो कहीं की 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रही है। ऐसे में इसका एग्रीकल्चर की ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा? और साथ ही अगर हम देखें तो क्या गर्मी वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा हावी रहेगा, या फिर जो मानसून बहुत जल्द आने के जो आसार है उसमें वो राहत मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो कृषि है वो पिछले 2 साल से एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना उसकी वजह से परेशानी में है। जैसे कि पिछले साल मार्च-अप्रैल में गर्मी ज्यादा तेज हो गई तो उसका असर हमारे गेहूं की फसल पे पड़ा। फिर मानसून लेट हो गया तो उसका हमारा जो पैडी पे यानी चावल की फसल पे जो असर पड़ गया। तो ये जो हमारे जो अगर आप देखें तो सरकार ने तो कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ हमारे गेहूं का और चावल का, लेकिन फिर भी दाम बढ़ते चले गए, इसलिए हमने एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया। अब एक्सपोर्ट पे बैन करने के बावजूद भी जो दाम बढ़ते चले गए, इसका मतलब है कि जो उत्पादन के आंकड़े वो सही नहीं। तो हमारे जो गेहूं और जो चावल के उत्पादन के आंकड़े हैं वो एक तरह से सही नहीं है। फिर दूसरा ये जो हमारे गर्मी ज्यादा पड़ी और बरसात जो सही समय पे नहीं आई, देर से आई और तेज हो गई, उसका असर हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे भी पड़ा। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो सारा सेक्टर है ये करीब एग्रीकल्चर का आधा सेक्टर है। तो एक तरफ से गेहूं चावल वगैरह पे असर पड़ा, दूसरी तरफ ये जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह इन पे असर पड़ा। तो इसलिए हमारे कृषि का जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो गया है। अभी जो गर्मी चल रही है उसका असर तो अब इस साल पड़ेगा, जो अब आने वाला है जो क्वार्टर है। अभी तो हम पिछले साल के Q4 की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो गर्मी पड़ी है इसका असर Q1 इस साल के फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा। और अभी कहा जा रहा है कि एल नीनो थोड़ा कम हो गया है,
एल नीना शायद शुरू हो जाए, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल रेनफॉल हो। पर हम ये देखते हैं कि जब नॉर्मल रेनफॉल भी होता है तो सही समय पे नहीं होता, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि कई जगह फ्लडिंग हो गई है, तो वहां ज्यादा रेनफॉल हो गया, और जब बाकी जगह कम रेनफॉल होगा तो फिर जब एवरेज में तो ठीक दिखेगा, लेकिन ज्यादा रेनफॉल हुआ तो वहां पे बाढ़ आ जाएगी, जहां कम रेनफॉल हुआ वहां सूखा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम एवरेज रेनफॉल सही होने का भी फायदा तभी होगा जब वो इवनली स्प्रेड आउट होगा, वो देश में स्प्रेड आउट होगा, वो जब सीजन में इवनली स्प्रेड आउट होगा। ये नहीं कि जुलाई अगस्त में सूखा हो जाए और फिर सितंबर अक्टूबर में ज्यादा बारिश हो जाए। तो ये दोनों का असर है। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है जो पर्यावरण के बदलाव की वजह से है, उसकी वजह से जब एवरेज में ठीक हो तो भी ऐसा नहीं है कि हमारी जो फसल ठीक ठाक निकल आएगी, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि जीडीपी के बढ़ते आंकड़ों से कितना दौड़ेगा बाजार, और इसके लिए सरकारों को किस तरह की एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है आपके अनुसार? देखिए, ऐसा है कि जो जीडीपी का बढ़त है तो उससे हमारा संघर्ष क्षेत्र में तो जरूर बढ़त है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वहीं से असल में जो समस्या है बेरोजगारी की और दाम बढ़ने की और लोगों की जो परेशानी है वो चलती रहेगी। तो अभी जो चुनाव हुआ उसमें काफी आक्रोश दिखा। पहली बार हमारा जो ऑपोजिशन पार्टी है उसने खुल के जो कैंपेन किया और लोगों को मोबिलाइज किया, तो काफी आक्रोश दिखा, खासकर यूथ में, महिलाओं में। वो परेशान है कि उनको काम नहीं मिल रहा है। तो हमें अपनी जो नीतियां हैं वो बैलेंस करनी पड़ेंगी। अभी जो नीतियां हैं वो संघर्ष क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, असंगठित क्षेत्र को पीछे छोड़ दे रही है। दूसरी बात है कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर है, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम जैसे चीन है, चीन से हमारा $80 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है, और उसकी वजह यह है कि हम हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी चीन से मंगवाते हैं, और जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे पिचकारी हो गई, गुलाल हो गया, पतंग हो गई, ये मांझा हो गया, गणेश की मूर्ति हो गई, ये भी वहां से आ रहा है। उसके पीछे वजह यह कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारी कमजोरी है, टेक्नोलॉजी में हम कमजोर रह गए हैं। तो इसलिए हम चीन से कम्पीट नहीं कर पा रहे और उनको $80 बिलियन का हम फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि एक तरह से हम वो दुश्मन देश मान रहे हैं और उससे हम ट्रेड कम करना चाह रहे हैं, पर अब वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया, अमेरिका से भी आगे निकल गया है। वजह उसकी है कि हम जो सेक्टर जो हमारे हैं, सोशल सेक्टर, एजुकेशन है, हेल्थ है, उन पे ध्यान नहीं दे रहे। बजट में हम कटौती कर देते हैं तो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे 6% जीडीपी का होना चाहिए, वो हम कभी 3.8% से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और R&D में हम पीछे रह गए, क्योंकि R&D में हम 0.7% खर्च करते हैं जीडीपी का, जबकि चीन 3% करता है, उसकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी ज्यादा बढ़ी है, यानी वो हमसे 20 गुना ज्यादा R&D में खर्च कर रहा है। तो दुनिया में अगर हमें कम्पीट करना है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने हैं, तो हमको जो R&D पे और हायर एजुकेशन और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और जो हमें अचीव करना चाहिए हाई ग्रोथ और इक्विटेबल ग्रोथ, वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो अभी हमारी जो ग्रोथ 8% की है वो इक्विटेबल नहीं है, वो संघर्ष क्षेत्र में केंद्रित है। उसको हमें ब्रॉड बेस बनाना है। जिस दिन अगर हमारे गरीब के हाथ में 100 रुपए हम देंगे तो पूरा 100 रुपए खर्च कर देगा, अपनी पत्नी के लिए कोई चप्पल खरीद लेगा, अपने लिए कोई कमीज खरीद लेगा, बच्चे के लिए कोई स्कूल का बैग खरीद लेगा, कटोरी खरीद लेगा, पूरा 100 खर्च कर देगा। अमीर के हाथ में 100 रुपए जाएगा तो 5 रुपए खर्च करेगा, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी जो कंज्यूम करना था कंज्यूम कर रहा है वो, तो वो जो बचत कर लेगा तो उससे डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो आज हमारे जरूरत है कि हम डिमांड बढ़ाएं। तो जो भी नई सरकार आए वो बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे, अपना जो इन्फ्लेशन की तरफ, और जो गरीब आदमी की परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाए, जिससे कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इक्विटेबल ग्रोथ हो, और उससे फिर हमारा जो देश में खुशहाली बेहतर आएगी। जी प्रोफेसर कुमार, आपने हमारे समय निकाला और बहुत जानकारी हमारे साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।